नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। टीएफटी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कुछ सवालों पर। आजकल जो काफ़ी चर्चाओं में हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा पहला सवाल यह है सर कि राहुल गांधी का कहना है, उन्होंने गुजरात की जनता से कुछ सवाल पूछे थे नोटबंदी को लेकर, तो जनता का जवाब था कि यह नोटबंदी सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जगदीश जी, देखिए, नोटबंदी तो जो हुआ वह एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से डिमोनेटाइज हुआ नोटबंदी, मोदी सरकार का यह कहना था कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठ रहा है कि आप अगर नोटबंदी आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कर रहे हैं या काले धन को लाने के लिए कर रहे हैं कि काला धन समाप्त हो जाए, तो 500 के नोट को बंद करके आपने 500 के नोट को क्यों लाया, और 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट क्यों लाया? और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 7 साल के अंदर ही उस नोट को ही समाप्त करना पड़ा? 2000 को वह लीगल टेंडर नहीं रहा, अब ऐसा करना पड़ा। 100 रुपये के नोट को बदल दिया आपने, 200 रुपये के नोट निकाले, 200 रुपये, और डॉलर के मुकाबले रुपया इस समय 83 रुपया 56 पैसा हो गया है। तो यह नोटबंदी होने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई पर भी असर पड़ा, और उद्योगपति और भी अमीर हो गए, इससे उनके काले धन सफ़ेद हो गए। यह कहा जा रहा था उस समय कि आप भी जगदीश जी एनडीटीवी में थे उस समय, आपको अच्छा से जानकारी, आपने तो पूरा कवर किया था उसे, आपको ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बारे में कैसे स्टूडियो के अंदर नाच नाच करके कहा जा रहा था कि 50 फीट नीचे भी इसमें चिप लगा हुआ है, सिग्नल देता है मोदी जी को, छापे पड़ जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो आप तो उसके गवाह हो, आप तो कवरेज किए हुए हो इस चीज़ को एनडीटीवी में बराबर, लगातार 25 साल का एक्सपीरियंस आपका रहा है एनडीटीवी के अंदर, तो आपको सारी जानकारी। लेकिन आम जनता को लाइन में लगा करके जो महिलाएं 1500, 2000, 4000 चुरा करके घर में छिपा करके रखती थी पति से, घर वालों से, कि बच्ची की शादी होगी तो कुछ उसमें उससे कार्य कर पाएंगी, वह सब निकल करके बाहर आ गया। और आने के बाद में जो भी गरीब लोगों के पास, मध्यम वर्ग के लोगों के पास था, वह सरकार के नज़र में आया। और उद्योगपति जो थे, जो काला धन एकत्रित करते हैं, वह अपने पैसों को सफ़ेद करने में कारगर साबित आ गया। मेरा जहाँ तक यह मानना है कि यह नोटबंदी काले धन को सफ़ेद करने के लिए हुआ था, क्योंकि उसी समय जियो भी लॉन्च हुआ था और फ्री में लॉन्च हुआ था। क्या मुकेश अंबानी ने यह बताया कि जियो लॉन्च करने में उनका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? एक बार भी बताया? वो पैसे किस खेत के थे और कहाँ पे लगाए, यह भी बताया उन्होंने? नहीं बताया। लेकिन इससे लघु उद्योग, जिसे एमएसएमई के नाम से जाना जाता है, वह कंपनियां बहुत बंद हो गई, क्योंकि उनके कमर को तोड़ा इस कंपनी ने, बेरोजगारी हुई। और राहुल गांधी ने सही कहा कि क्या नाम है, कि क्या मिला इन्हें डिमोनेटाइजेशन से, क्या मिला? उद्योग को और युवाओं को ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया, और बड़े लोग और बड़ा होते गए, छोटे लोग समाप्त हो गए। क्या हम ये कह सकते हैं कि सर कि नोटबंदी करने से पहले मोदी जी की सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह इनका अपना प्रोडक्ट था, मोदी जी का अपना प्रोडक्ट था यह। और मोदी जी का प्रोडक्ट क्या है? जीएसटी है। मोदी जी का प्रोडक्ट नोटबंदी है। मोदी जी का प्रोडक्ट क्या ना कि कोरोना लॉकडाउन है। यही प्रोडक्ट है। बाकी तो पिछली सरकारें जो की थी, उसको भी सही तरीके से यह चला नहीं पाए अभी तक, उस पर सही रणनीति से काम नहीं, चाहे विदेश नीति हो और चाहे देश नीति हो, किसी पर ठोस। देखिए, राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में यह बयान दिया कि सिस्टम करप्ट हो चुका है, और जब तक यह सिस्टम नहीं बदला जाएगा तब तक ना तो लोगों को रोजगार मिलेंगे और ना ही लोगों को महंगाई कम हो पाएगी।
और आप यह देखिए जगदीश जी, मैं आपको बताऊं कि 12 लाख सेना हमारे देश में थी, अब 10 लाख है। 2 लाख खाली पोस्टें हैं, वो पोस्ट भरी गई नहीं भरी गई, अग्निवीर लाया गया, क्या असर है आपको? आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना बगावत है इसको लेकर के, सुर उठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो यह सिस्टम का फेलियर रहा नरेंद्र मोदी का। नोटबंदी ने इस देश के कमर को तोड़ा। आप देख लीजिए, जब से नोटबंदी हुआ है उस समय से आज तक देश सुधरा नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके कार्यकाल में 27% की बेरोजगारी बढ़ी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके कार्यकाल में 23% की महंगाई बढ़ी है। तो यह डॉलर के मुकाबले रुपया देखिए 83.56 हो गया है इस समय। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या था? 54 रुपया, 56 रुपया यही था उस समय। तो वह सही चीज़ है। लोगों में आक्रोश है इसको लेकर के जगदीश जी, बहुत आक्रोश है लोगों में, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। यह सरकारी नौकरियां जो 30 लाख नौकरियां इस समय खाली है उसको नहीं भर पा रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है। मनमोहन सिंह सरकार ने जब सत्ता सौंपी थी उस समय 54 लाख करोड़ रुपये देश के ऊपर, तकरीबन 50 से 54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देश में था। उस समय की सरकारें 10 से 12 साल के लिए कर्ज लिया करती थी। नरेंद्र मोदी ने 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया और 50 सालों के लिए लिया। यानी कि हमारे देश का जनरेशन 2075 में जब मोदी जी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, उस समय भी मोदी जी के कर्ज को भरता रहे, कर्ज में डूबा रहेगा और कर्ज को भरेगा। इन्हें याद करेगा, वह काले दिन के रूप में याद करेगा, या सफ़ेद दिन के याद में तो नहीं किया जा सकता। और इनके कार्यकाल को आने वाले समय में जगदीश जी ये देखिएगा, हम और आप अपने बच्चों को, नाती पोते को कहानियों में इनकी कहानी सुनाएंगे। ऐसे मोड़ आ गए। जी जगदीश जी सर, मेरा अगला सवाल है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्षियों को ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं, यह कहाँ तक सत्य है? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जगदीश जी कही है ये बात, पार्लियामेंट के अंदर कही है, बाहर नहीं कही है, पार्लियामेंट के अंदर कही है। अब बाहर कहना शुरू करेंगे वो। देखिए अब आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के समय है, आपने बहुत अच्छा से कवर किया है, राजनाथ सिंह को अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वह नितिन गडकरी हो, बहुत अच्छा से आप जानते हैं इनको। अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, यह लोग जो थे, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन या यशवंत सिन्हा, इन लोगों की राजनीति में, इनके राजनीति में कितने, इन्होंने हर लोगों की एक कमजोरी नस को पकड़ा। उसके बाद ईडी सीबीआई का इन्हें डर दिखाया कि चुप रहो, आप जबान पे ताला मार लो वरना जेल के अंदर डाल देंगे। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके इन्होंने अपने लोगों को भी संकेत दिया। किसान 13 महीने आंदोलित थे, बॉर्डर पे बैठे हुए थे, सड़कों पर 13 महीना धूप में, कड़कड़ाती धूप में, दिल्ली के अंदर 48 डिग्री सेल्सियस में कड़क बारिश के अंदर सड़कों पे बैठे थे। 750 किसान शहीद हो गए और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह किसान हमारे लिए थोड़ी मरे हैं। यह ऑन कैमरा बयान है सतपाल मलिक का, जो राज्यपाल थे और भारतीय जनता पार्टी के थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि 750 किसान मर गए हैं, उनको शहीद का दर्जा दो और यह आंदोलन समाप्त कराओ, आप 3 कृषि कानून वापस लो। उस समय नहीं लिए, लेकिन जैसे 5 राज्यों के चुनाव आए, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये 5 राज्यों के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल के थे, तुरंत कृषि कानून वापस ले लिया इन्होंने। तो यह पहली बार घुटने टेके थे इन्होंने 2022 के अंदर। उसके बाद में इनका डाउनफॉल इनका शुरू हो गया उस समय से। और योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे वह मनोहर लाल खट्टर हुए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हुए, चाहे वसुंधरा राज सिंधिया हुए, वसुंधरा राज सिंधिया को भी डरा धमका करके उनसे ही पर्ची निकलवा करके भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान से पर्ची निकाल करके मोहन यादव को बनाया गया, उधर रमन सिंह को हटा दिया गया। तो यह अपने लोगों को डरा। तो वही राहुल गांधी बोले कि गरीबों को डरा रहे, युवाओं को डरा रहे। युवा अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बोलेंगे कि जो धरना में गया उसे रोजगार नहीं मिलेगा। किसान
आ रहे हैं तो उनके बच्चों को बोल रहे हैं कि कॉलेज से निकलवा देंगे, हम उसका आधार कार्ड कैंसिल करा देंगे, पासपोर्ट रद्द करा देंगे। तो यह डराने का काम, और डर से लोग मोदी 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 कर रहे थे। राहुल गांधी का यही कहना था पार्लियामेंट के अंदर। मैंने पूरा सेशन देखा था उनका, राहुल गांधी के बयान को भी मैंने पूरा स्क्रीन में देखा था। राहुल गांधी ने कहा कि आपने सिर्फ लोगों को नहीं, अपने दल के लोगों को भी डरा दिया है। आपके डर से कैसे मोदी मोदी कहते थे लोग, आज कौन है मोदी कहने वाला? आज वह डर समाप्त हो रहा है, और यही डर अब नरेंद्र मोदी के अंदर समा रहा है। तो लेकिन अब आवाज़ उठने शुरू हो गए। नितिन गडकरी भी ने एक खत लिखा है, जगदीश जी, नितिन गडकरी ने लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल से क्या नाम है कि आप 18% की जो जीएसटी लगा रहे हो वह जीएसटी वापस करो, यानी कि बगावती सुर उठे हैं। 10 सालों में नितिन गडकरी ने भी जबान नहीं खोले थे, लेकिन अब डायरेक्ट खत लिख रहे हैं और मीडिया में बोल रहे हैं यह चीज़ें कि यह गलत है, यानी कि अपना विरोध। योगी आदित्यनाथ है विरोध में खड़े। आरएसएस जो 10 साल तक नहीं बोल रहा था अब बोल रहा है, कोई सुपरमैन बन रहा है। बाइजिकल नहीं है क्या? भगवान क्या अवतरित है? जब इंसान ही भगवान हो जाएगा तो भगवान को कौन पूजेगा? तो यह सारी चीजें क्या नाम है कि इनको बैकफुट पे छोड़ रही है। और वाकई जो भारतीय जनता पार्टी में लोग डरे हुए थे नेता, अब वह डर उनका खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा था कि डरो मत, तो वह लोगों के अंदर अब वह चीजें आ रही है। उसी का यह दृश्य दिख रहा है कि अब लोग डरना बंद करके बोलना शुरू कर दिए हैं। जी सर, एक मुद्दा राहुल जी ने और उठाया था संसद में कि किसानों को लेकर एक मुद्दा उठाया था कि आपने 3 नए कानून बनाए थे और कहा कि ये किसानों के हित में है, लेकिन ये कानून सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए, ये उनका कहना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 3 कृषि कानून जो था वह बहुत घातक था। मैंने उस 3 कृषि कानून को स्टडी किया था जगदीश जी, बहुत विस्तार पूर्वक किया था। और 13 महीने पूरा मैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर रह करके उन किसानों को मैं कवर किया था मैं, चाहे उसके बाद सिंधु बॉर्डर और इन सब बॉर्डरों पर भी मैं गया हुआ था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर को खास तौर पे मैंने बहुत किया था। मेरे से नज़दीक भी पड़ रहा था, और रात को मैं जब बारिश हो रही थी 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, तो भी मैं आ जा रहा था। उस समय अजीत अंजुम भी आ जा रहे थे, नया नया उन्होंने चैनल स्टार्ट किया था उस समय, तो वह भी आ जा रहे थे। इधर से हम पहुँच रहे थे, उधर से वो लोग आ जा रहे थे। तो यह सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे। किसानों के लिए उसमें क्या था, इसका जो प्रैक्टिकल जो किया गया था, पहले इन 3 कृषि कानून का मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसमें क्या था कि कोई उद्योगपति आके किसान के खेत को ले रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो पहले तो उस खेत पर वह जितना चाहे लोन ले सकता है बैंक से, जितना उसकी कैपेसिटी हो। उसके बाद में उस किसान को वह बीज देगा, और जो वह उगाने के लिए बोलेगा वही उगाएंगे। और उसके पैमाने से अगर उसका बीज उपज हुआ तो वह लेगा, नहीं उसके पैमाने से हुआ तो वह उपज लेगा नहीं। यानी कि किसान की खेती भी गई, खेत भी गया, उसके ऊपर कर्ज भी हो गया, और उसका सामान इनको नहीं पसंद होगा तो नहीं लेंगे। नंबर 2 इसमें यह था कि उस उद्योगपति को अपना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। अगर वह विदेश का हो, उसका एक व्यक्ति कोई किसी ऑटो वाले ड्राइवर को, रिक्शा वाले को इंडिया में रख करके उसके नाम से कार्य कर रहा है, और उसके बाद वह छोड़ के चला गया, तो उसका जमीन का कर्ज वही भरे। उसको कहाँ कोई एक आम व्यक्ति कहाँ दुबई जाएगा क्या ढूंढने के लिए? दुबई में बैठा हुआ है, वो लोन ले करके बैठ गया, आपके खेत पे वो बैंक वाले वैसे ही कब्जा कर लेंगे। इस चीज को किसान नेता जो थे वह बहुत अच्छी तरह समझ गए इनकी रणनीति को, कि किसानों की जमीन को छीनने का कार्य कर रहे हैं। इस चीज को देख लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि काला कानून है। इतने जो किसान आ गए थे, यही वजह था कि किसानों की जमीन छीन गई होती। यह किसानों के फायदा के लिए नहीं, उद्योगपतियों के फायदे के लिए यह कानून बनाए थे। यह बात सत्य है। जी जगदीश जी। उद्योगपति लोग सर इस कानून को सीरियसली नहीं ले रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो किसान हैं ये ओरिजिनल किसान नहीं हैं, और ये खाली दिखावा कर रहे हैं। जो ओरिजिनल किसान है उसके पास तो समय ही नहीं है, वो तो अपने खेतों में व्यस्त है। ये क्या मुद्दा था? अब एक चीज़ बताइए जगदीश जी, सबसे ज़्यादा जो एमएसपी मिलती है
एमएसपी पे फसल जो बेच पाता है वह हरियाणा और पंजाब है। हरियाणा और पंजाब यह दो राज्य हैं जो एमएसपी पे सबसे ज़्यादा बेचते हैं। कुछ फसल महाराष्ट्र की है जो एमएसपी पे जाती है, लेकिन जो अकस्मात बरसात होती है, चाहे किन वजहों से होती है, और जैसे अगर उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में ले करके आ रहा है बेचने के लिए, एमएसपी पे बेचने के लिए ले करके आता है, तो उसका ट्रांसपोर्टिंग कितना लग जाएगा, उसके बाद में उसको क्या बचेगा, यह देख लीजिए। हरियाणा का आदमी तो हरियाणा में बेच लेगा, लेकिन यह इन्होंने उसमें एक काम किया, यह कहा कि किसी भी राज्य का आदमी कहीं किसी भी राज्य में जाके बेच सकता है। क्या आपके पास में 10 कुंटल अगर गेहूं पैदा हुआ है खेत में, तो आपको 2 कुंटल खाने के लिए चाहिए, तो बाकी 8 कुंटल बेचना है, तो आप हरियाणा और पंजाब जाएंगे क्या? हाँ, तो यह चंद लोगों के लिए था। लेकिन हरियाणा और पंजाब ने यह जो लड़ाई शुरू की थी, वह किसान नेता ऑल इंडिया लेवल के थे। वह सिर्फ अपने सुख को उन्हें भोगना होता तो उन्हें तो मिल रहा था। वह तो कहते हैं, हरियाणा पंजाब वाले कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मिल रहा है, लेकिन बाकी किसानों को क्या मिल रहा है? अगर बाकी को हम नहीं दिला पाए जो हम पा रहे हैं, तो हमारे किसान नेता होने का मतलब क्या हुआ? तो वह बाकी देश के 504 संगठन मिल करके बनाए थे, यह कमेटी बनी थी किसानों की, महासंगठन जो बना था, 504 संगठन थे उसमें। अब यह सोचिए कि आंदोलन शुरू होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कितने संगठनों को खड़ा कर दिया, जिसका कोई वर्चस्व ही नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, जिसका कोई दफ्तर नहीं है, जिसका कोई लेटर हेड नहीं है, जिसका कोई एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया आज तक। अब राकेश टिकैत को देख लीजिए। राकेश टिकैत के पिता के देहांत होने के बाद नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया। राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। अब राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पे क्या हुआ यह आप भी जानते हैं कि किस तरह सरकार ने उनको निचोड़ने का कार्य किया था। मैं उस समय वहीं पे मौजूद था, नेट वोट सब बंद कर दिया गया था, मैं वहीं पे मौजूद था उस समय। तकरीबन मैं जानता हूं कि 70 से 100 के बीच में लोग होंगे टेंट में। वो उसी स्टेज पे ही वो बैठे थे, अपने टेंट छोड़ करके आ गए थे। वह भी वहाँ से जाने के प्रोग्राम में ही थे। इन लोगों को कह दिया था उन्होंने कि मैं चला जाऊँगा, मैं खाली कर दूंगा बोल दिया था। कई प्रशासन 100 लोगों को करने के लिए कई हजार प्रशासन, तकरीबन 1000-2000 प्रशासन थे वहाँ पे। सब हाईवे पे पूरे पे 4 लेंथ पे पूरे क्या नाम है कि प्रशासन थे। नीचे ब्रिज के नीचे गाजीपुर का टर्नल पॉइंट जो है क्या नाम कि बॉर्डर पॉइंट है, जो कौशाम्बी से होकर के गाजीपुर बॉर्डर पे आते हैं, जो आनंद विहार के तरफ से, वो हम लोग वहीं पे थे। वहीं पे लोग खड़े होकर के कहते हैं कि लाठी चार्ज करो, मारो सालों को, क्या ना कि हम लोग देख लेंगे। भाजपा ही कुछ लोग आकर के कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। राकेश टिकैत को यह चीज़ें पता चली। उसके बाद में पुलिस वालों ने एक पंजाबी व्यक्ति को पगड़ी मार करके गिरा दिया। राकेश टिकैत ने यह देख करके उनको बहुत रोना आया। उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब खाली कर रहा हूँ, तो इन्होंने मारा क्यों, पगड़ी क्यों गिराई? पगड़ी, पंजाबी की पगड़ी और जाट की पगड़ी बहुत महत्व रखती है, उसका एक सम्मान होता है, सम्मान दिया जाता है वह पगड़ी। उसके साथ में ठेस लगा, वही टर्निंग पॉइंट रहा। राकेश टिकैत को भी बहुत लोग जानते नहीं थे उस समय। राकेश टिकैत ने जो कहा कि हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे और पानी हम तभी पिएंगे जब गांव से पानी आएगा। रात 1 बज रहा था, तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था। जगदीश जी हम लोग वहाँ पे थे उस समय। गाजीपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ये मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के लोगों का तांता लग गया। मतलब 1 बजे के आसपास तक तकरीबन 10,000 आदमी वहाँ पहुँच गए, 10,000 आदमी पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद इस तक, और देखिए यह आंदोलन का बहुत एक वजह भी था। गौतम अडानी का यह कानून आया और आने के पहले गौतम अडानी के गोडाउन जो हैं हर गांव में बनने शुरू हो गए थे। यह ऐसे ही नहीं, गोडाउन क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है गोडाउन?
अगर आप मंडी में आप एमएसपी पे ले रहे हो, मंडी में मैंने कवर किया है, मैंने बहुत सारे सबूत ऐसे रखे हैं कि नानक मत्ता मंडी, खटीमा मंडी, सितारगंज मंडी की बात आपसे कर देता हूँ। आप वहाँ पे किसान लेकर के आ रहे हैं, 1975 रुपया का रेट है, कंपनी वाले 1400 रुपये में लेते हैं, बोलते ये हवा निकल जाएगा, ये उसका वो खाल निकल जाएगा, या वह निकल जाएगा, और वजन नहीं करते, हाथ में ले करके मॉइस्चराइजर इसका नापा जाता है। यह क्या नाम है कि मंडी के अधिकारी का काम होता है कि उसको चेक करे कि उसका कितना % मॉइस्चराइजर है। और वह लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी मशीन होती है जगदीश जी, उसमें डालते हैं और चलाते हैं। वह जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे आप, पानी उतना छोड़ देगा, और यह अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसमें पानी छोड़ देते, कहते नहीं इसमें तो मॉइस्चराइजर बहुत है, क्या नाम कि इसको तो हम इतना रेट नहीं। जो 1975 या 2000 का है वह किसानों को 1200-1300 से ज़्यादा नहीं मिलता है, वह भी एक एक हफ्ते लाइन लगा के रह जाते हैं, ट्रैक्टर टाली का उससे ज़्यादा किराया हो जाता है। अडानी के लिए यह बनाया गया था, यह बात सत्य है, क्योंकि इसका प्रमाण है कि अडानी का गांव गांव में, शहर शहर में उनका गोडाउन बनना तैयार शुरू हो गया था, और यह गोडाउन में सीधा भेजने का वजह था। तो यह बातें सत्य, बेसिकली उनको अपना सारा माल स्टोरेज करना था, उनका यही प्लान था, स्टोरेज करना था, और सारा माल स्टोरेज करके उसको लॉक करना था, और जब देश में न हो और क्या नाम है कि त्राईमाम हो तो उसे निकाल करके हम अपना नोट कमाएं। जो हम 1200 में खरीदे हैं उसको हम 5000 में बेचेंगे, यही वजह था, इसीलिए वो किया गया था जी। सर मेरा अगला सवाल है अयोध्या को लेकर। अयोध्या के बारे में जब प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया कि इस बार आप अयोध्या जीत रहे हैं, तो उनका जवाब जो था बहुत हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। तो हमने उनसे कहा है कि आपको सीधा ऊपर से मैसेज आया होगा कि नोटबंदी कर दो, और आपने कर दी। इस पर आप क्या कहें? जगदीश जी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट में यह बातें कही, तो स्पीकर महोदय ओम बिरला ने क्या ना कि सवाल खड़े किए, तो राहुल गांधी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, मैं तो उनकी बातों को दोहरा रहा हूँ, वो बायोलॉजिकल नहीं है। उनको भगवान ने फोन किया होगा कि मोदी जी नोटबंदी करो, तो उन्होंने नोटबंदी किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का ज़रूरत है जगदीश जी, यह देखिए लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया था, रथ यात्रा किया था, आप भी कवरेज कर रहे थे, हम लोग भी थे उस समय। राम मंदिर का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा हुआ करता था, उसके नाम पर वोट लेती थी भाजपा, लेकिन आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद मोदी ने उसे वोट का मशीन बना दिया अयोध्या को, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद मंदिर बना है। सरकार ने तो कानून बना करके नहीं पास किया ना कि नहीं मंदिर बनेगा बोल करके, और मंदिर को खुलवाया किसने था? राजीव गांधी ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने ही तो खुलवाया था इसे। उसके बाद में जब वो गिरा, गुंबज गिराया गया, नरसिम्हा राव की सरकार थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कल्याण सिंह की सरकार थी, भाजपा की थी। नहीं तो अगर नरसिम्हा राव नहीं चाहते तो उनका इस्तीफा कैसे मंजूर हो जाता? तो यह चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और राम के नाम पर जो दंगा भड़काने का एक काम, गुमराह करने का लोगों को कार्य हुआ, यह 2024 में 7 लोकसभा सीटें अयोध्या के आसपास की हार गई है, इंडिया गठबंधन ने जीता है। अवधेश प्रसाद जो चुनाव वहाँ से जीत के आए, इंडिया गठबंधन वाले मोदी जी के सामने पहले बेंच में बैठा रहे हैं, उनको पहले बेंच में बैठा रहे हैं। राम मंदिर के नरेंद्र मोदी ने खुद को कि मैं भगवान का भेजा हुआ हूँ, या वो उनका कहना था कि भगवान ने मुझे भेजा है। वह पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में भी कहा था, यह मैं नहीं कहता, यह भगवान का आदेश होता है, मुझे भगवान का आदेश होता है, मैं करता हूँ। यह मृत्यु लोक है जगदीश जी, इस मृत्यु लोक में जो आया है वह वापस जाना है, यह कलयुग है।
भगवान के अंदर भी ताकत नहीं है कि यहाँ पे साक्षात खड़े हो जाए, अदृश्य लुप्त हो करके वह देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। यह तो है कि बिना उनके मर्जी का पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन जब इंसान ही भगवान बन जाए तो पूजा हम किसकी करेंगे। तो यह चीज़ नरेंद्र मोदी ने अपने छवि को बनाने के लिए जो मीडिया का इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी पैसा फेंकते थे और जो बोलते थे मीडिया वह दिखाता था। अब आप एक चीज़ बताइए जगदीश जी, इन बातों पर मुहर तब लगती है, राजस्थान में मात्र 25 सीटें हैं, राजस्थान में 33 सीटें मीडिया दे रहा था सर्वे में। 33 सीटें कहां से आ जाएगी जब 25 लोकसभा की सीटें हैं? तो वह स्क्रिप्ट लिख करके पीएमओ से आता था, वही हेडिंग बनता था, वही चलता था। और वह लोग समझ जब गए, और जब 24 का चुनाव जब हार गए हैं, या जहां इनकी बहुत मजबूती थी वहीं पे जब इनको चोट लगा है, तब लोग समझ गए हैं। तो अब मीडिया का भी वह नहीं चल रहा है, या इनका यह राम का जो दृश्य है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। राम हम लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। हम पूजा करना है तो हम क्या नाम है कि बैठ करके रोड पे लोगों को सुनाएंगे थोड़ी, हम आराम से बैठ करके पूजा कर लेंगे। सुबह नहाएंगे धोएंगे, धूप इच्छा है तो धूप बत्ती करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हर कोई धूप बत्ती थोड़ी कर लेता है। तो यह कोई बाजिकल नहीं, इन्होंने एक भ्रम फैलाया था, खुद को भगवान साबित करने में मोदी जी लगे हुए थे। जो लोगों को समझ में आया, जो पर्दाफाश हो गया, जो मुखौटे थे इनके ऊपर, चेहरे के ऊपर, वह मुखौटा उतर गए, असलियत इनकी देश के सामने आ गई। जी धन्यवाद सर, आपने सभी सवालों को लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी ने अपनी राय सभी दर्शकों के साथ साझा की। देखना होगा इस पर सरकार अपना क्या रुख रखती है। आगे इसी तरह की कुछ और खबरों के साथ हम होंगे तुरंत हाजिर। देखते रहिए TFT न्यूज़ इंडिया।